हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने अभी तक मैं 9 लेक्चर्स जो हूँ वो लगा चुकी हूँ। आई थिंक 8 लेक्चर्स, हाँ जी, 8 लेक्चर्स जो हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं। ये हमारा 9वां लेक्चर है। जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम टोटल 70 टू 80 लेक्चर्स कवर करेंगे। और इसमें अभी हमारा ये 9वां लेक्चर स्टार्ट हुआ है। अभी तक हमने 8 जो लेक्चर्स हैं वो हम उनके बारे में देख चुके हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने देखा था, वैसे तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो करते हैं यूरोपियन पावर्स के अराइवल से, बट यहाँ पर मैंने सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से स्टार्ट नहीं की। मैंने पीछे का जो बैकग्राउंड है, राइट, पहले आपको वो दिया, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको सीधा जो अराइवल है यूरोपियन का उस पर ले जाऊं और उन्होंने कौन सी वॉर्स लड़ी, राइट, कैसे अपने आप को इंडिया में इस्टेब्लिश किया उसमें, क्योंकि कुछ पुरानी जगहों के नाम, पुराने जो लिंकिंग पॉइंट थे वो जो ज़रूरी थे मुझे बताने, इसलिए मैंने पहले आपको बैकग्राउंड बता दिया है, ताकि बैकग्राउंड कवर अप करने के बाद देन हम जो है यूरोपियन पावर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करें, राइट। अभी तक मैंने बैकग्राउंड में आपको जो लेटर मुग़ल रूलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। देन उसके बाद हमने जो फॉल हुआ था या डिक्लाइन हुआ था मुग़ल एम्पायर का, उसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया है। देन हमने देखा था कि जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे रीजनल स्टेट्स जो थे वो एमर्ज हुए, राइट। इनकी 3 कैटेगरीज थी जो हमने देखी थी। जो पहली थी वो सक्सेसर स्टेट्स थे, सेकंड इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, और थर्ड जो थे वो न्यू स्टेट्स थे, राइट। और मैंने इन तीनों में आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस बताया है। अब मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बिकॉज़ अभी तक मैं इस चीज़ को 8 बार रिपीट कर चुकी हूँ, राइट। सक्सेसर स्टेट्स में हमने बंगाल, हैदराबाद और अवध के बारे में देखा। इंडिपेंडेंट किंगडम्स में हमने मैसूर, केरला एंड राजपूत के बारे में देखा। ये 2 कैटेगरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। नाउ वी गोना टॉक अबाउट न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स में हमें जो 3 किंगडम्स हैं उनके बारे में देखना है, या 3 स्टेट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ये है मराठास, सिख और जाट्स, राइट। आज हम जो है वो अपने मराठा टॉपिक जो है उसको कवर अप कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हम सिखों के बारे में देखेंगे, देन फिर जाट्स के बारे में। ये देखने के बाद हम जो ये रीजनल किंगडम्स थे या जो ये रीजनल स्टेट्स थी जो मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद एमर्ज हुई, इनकी हम नेचर देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, इनका एक ओवरव्यू ले लेंगे कि सोसाइटल सेटअप कैसा था इनके टाइम में, राइट। जो विमेन थी उसका क्या रोल था उस टाइम, ट्रेड कैसा था, एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम देख लेंगे। ये जैसे ही हमारा टॉपिक कवर होगा देन फाइनली जो हमारा ये यूरोपियन अराइवल्स है, जो यूरोपियन पावर्स आएंगी, उनका सारा सिस्टम देखेंगे। फिर वहाँ से जो है असली मायने में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होगी, राइट। आज हम बात करेंगे मराठास के बारे में। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू सम स्टूडेंट्स हु आर न्यू कमर्स कि आप एक बार ये मेरा नोट्स है स्टूडेंट्स के लिए, ये देख लीजिए। बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, अब हम देखेंगे न्यू स्टेट्स के बारे में, जिसमें हमने मराठास, सिखों और जाट के बारे में पढ़ना है। आज के दिन हम सिर्फ मराठास को ही कवर करेंगे, बिकॉज़ ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है। शायद जो सिखों के ऊपर है उसके ऊपर भी मेरी एक फुल फ्लैश्ड वीडियो आएगी। देन फिर एंड में ना जाट्स बच जाएंगे। जाट्स के अलावा ना एक दो छोटे छोटे और किंगडम है, रुहेलखंड, राइट, एंड फारूखाबाद, उनको हम जाट्स के साथ ही देख लेंगे, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखें, ये मैंने पिक्चर जो यहाँ पर लगा रखी है ये शिवा जी की है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये पिक्चर है ना, हाँ जी। जो ये पिक्चर आप देख सकते हैं शिवा जी की पिक्चर है। यहाँ पर जब हम सिख एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे उसमें महाराजा रंजीत सिंह के बारे में देखेंगे। देन ये जो पिक्चर है सूरजमल महाराज जो हैं उनके बारे में है। ये जब हम जाट किंगडम्स है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, राइट। उसके बाद अब हम मराठा एम्पायर की शुरुआत करने लगे हैं।
सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन अब हम मराठा पावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार हम दोबारा से फिर देख लेते हैं। आप भी देख सकते हो कि जो मराठा पावर है उसका एक्सपेंशन जो है वो कहाँ तक हो रखा है। आप ये देखिए, इन जो मराठा पावर थी, राइट, जो मराठा रूलर्स थे, इनका एक सपना था कि जो हमारा रूल हो वो अटक से लेके, अटक आप देख सकते हो यहाँ पर, कटक तक, कटक ये जगह है, राइट, अटक से लेके कटक तक हो, और जो कि हुआ भी, राइट। आप देख सकते हो कि इंडिया का कितना बड़ा पार्ट जो है ये इनके अंडर आ रहा है। बट एक्चुअल में मैं आपको एक और बात और बता देती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कि पहली बात तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इनके अंडर में नहीं आ रहे। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं वो आप देख सकते हो कि ये हैदराबाद का एरिया है, राइट, ये पानीपत और दिल्ली का एरिया है, राइट, ये और ये जो साउथ का ये वाला पार्ट है ये इनके अंडर नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। बाकी सब में भी अगर मैं बोलूँ तो ये पार्ट आपको इतना बड़ा मराठा, वैसे आप देखोगे ना मराठा पावर एक्चुअल में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअल में मराठा कॉन्फिडरेसी है। मैंने 2 मैप और डाल रखे हैं, आप कोई भी देख सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये पार्ट एक्चुअल में, राइट, लेकिन ये आपको ना इस मैप में बहुत बड़ा दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों? एक्चुअली पता क्या करते थे मराठास जो थे, जिस एरिया से ये चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे, चौथ और सरदेशमुखी जो थे ये एक तरह के टैक्स थे, तो उन एरियाज़ को भी ये अपने ही एम्पायर के अंदर, अपने ही किंगडम के अंदर जो थे अब वो दिखा देते थे, शो करते थे। तो ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा इंडिया ही है, और पूरा इंडिया के अलावा आप ये नॉर्थ में भी पार्ट देख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में ये जो इनके अंडर आ रहा था, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है मराठा कन्फेडरेसी, ठीक है। ये है किंगडम ऑफ मैसूर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। बंगाल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अवध के बारे में भी हमने सब पढ़ लिया है, राइट। सो ये है मराठा कॉन्फिडरेसी, जिसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे, राइट। सो हाँ जी, अब हम चलते हैं आगे। ये मैप भी मैंने दे रखा है, राइट। देखो, मैंने बार बार हर जगह मैप इसलिए ऐड किए हैं बिकॉज जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो ना उसके बारे में आपको लोकेशन पता होनी ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से लोकेट कर पाओगे, पिक्चराइज कर पाओगे, तो आप अपने आप को बेटर वे कनेक्ट कर पाओगे इन चीज़ों के साथ, राइट। और जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अगर उसकी हमें लोकेशन ही नहीं पता तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। सो या आगे हम मराठास के बारे में पढ़ते हैं। सो जो मराठास थे ये काफ़ी डोमिनेटिंग थे ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी, राइट। जो ये एम्पायर था ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था विद द क्राउनिंग ऑफ शिवाजी एज छत्रपति इन 1674 एंड एंडेड इन 1818 विद द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। तो हम देखेंगे कि जो मराठास थे, राइट, उनका पहले तो हमने मैप देखा कि नॉर्थ से लेके साउथ तक देवर, मतलब उन्होंने अपने कंट्रोल में बहुत बड़ा एरिया रख रखा था एक्सेप्ट हैदराबाद एंड त्रवणकोर, राइट। उसके बाद जो ये एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था, राइट, ये एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1674 से, जब शिवाजी महाराज का कोरोनेशन किया गया, राइट। बिफोर शिवाजी अगर हम बात करें तो शाहजी थे, बट वो एक ही वॉज मोर और लेस अ फ्यूडल लॉर्ड, वो एक फ्यूडल लॉर्ड थे, और उन्होंने कोई भी लाइक इंडिपेंडेंट किंगडम जो था वो इस्टेब्लिश्ड नहीं किया था। शाहजी जो थे जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये शिवाजी के फादर थे, राइट। सो इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश नहीं किया, और उन्होंने कभी खुद को छत्रपति का टाइटल भी नहीं दिया, राइट। सो हम देखेंगे कि एक्चुअल जो मराठा एम्पायर की शुरुआत है वो तब होती है जब क्राउनिंग होती है शिवाजी की एज अ छत्रपति, राइट। और ये एंड कब होता है? 1818 में, जब डिफीट होती है पेशवा बाजीराव सेकंड की, राइट।
जो मराठास थे इनको अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाना जाता था, स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए जाना जाता था, फॉर देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी जाना जाता था, राइट। जो ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक करते थे, इससे जो था, इन्होंने बहुत सारे जो रीजंस थे उसको अपने अंडर कर लिया था। इनका देखो जो मेन मोटिव था ना, वो ये होता था कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके हम ओपोनेंट्स को, ओपोनेंट की आर्मी को। और ये हमेशा कोशिश करते थे कि जो इनके सोल्जर्स हैं वो उनकी कम से कम मृत्यु हो, कम से कम डेथ हो, राइट। और जो गुरिल्ला वॉर स्टाइल होता है ना, उसमें आप देखोगे कि हमेशा छिपकर वार किया जाता है। ये जो इसमें जो बंदे होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं या कहीं पर भी छुप कर ये पीछे से क्या करते हैं, वार करते हैं, राइट। सो ये जो थी मराठास में, ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स थी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, राइट। आप या बोल लीजिए इनका बेस था बिल्कुल। उसके बाद हम देखेंगे कि मराठा जो है उनको क्रेडिट भी दिया जाता है मुग़ल रूल एंड करने के लिए, राइट। कि इन्होंने मुग़ल रूल जो था इंडिया में उसको काफ़ी वीक कर दिया था, काफ़ी हद तक जो था वो लाइक वो नीचे आ चुके थे। उसके बाद हम बात करेंगे, ये मैंने एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पर साइड में, इनके बारे में मैं बताती हूँ एक्चुअली में क्या था। ये काफ़ी ज़रूरी है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बट स्टिल ये जानना ज़रूरी है, सो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो मैंने अभी बोला कि एक्चुअल जो मराठा पावर है वो शिवाजी के क्राउनिंग से स्टार्ट होती है, जब उनको छत्रपति का टाइटल जो था वो उन्होंने लिया था 1674 में। लेकिन उससे पहले क्या था, देखो जो शाहजी थे, वैसे तो मराठा पावर की जो स्टार्टिंग थी वो उनसे हो चुकी थी, बट एक्चुअल जो थी वो शिवाजी के टाइम से हुई थी। सो जब शाहजी ने मराठा पावर स्टार्ट की, ठीक है, तो उसके बाद उनके बेटे कौन आए, शिवाजी आए। शिवाजी ने मराठा पावर को स्ट्रेंथन किया। शिवाजी की जब डेथ हुई थी तो उनके बाद संभाजी आए थे, राइट, और वो गद्दी पर बैठे थे। लेकिन इनके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जब शाहजी ने स्टार्ट किया तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, राइट। देखो जो मराठा पावर थी, मैंने ये तो बता दिया कि शाहजी के टाइम से स्टार्ट हुई, ये फादर थे शिवाजी के। तो शाहजी ने जो मराठा पावर का स्टार्ट किया था वो किया था अहमदनगर से। ये वाला जो इलाका है ये है अहमदनगर। सो यहाँ से उन्होंने मराठा पावर की शुरुआत की थी। शाहजी जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे शाहजहाँ के और जहांगीर के, और इन्होंने अपनी सर्विसेज भी जो थी उनको दे रखी थी, राइट। सो ये जगह जो है ना आपको याद रखनी है। और ये मैप जो है ना सिर्फ यही काम नहीं आएगा, इसका आगे भी काम है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, राइट। तो शाहजी जो थे उन्होंने क्या किया, जो मराठा पावर की शुरुआत है वो अहमदनगर से की। लेकिन जब शाहजी के बाद इनके बेटे शिवाजी आते हैं ना, तो उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो बीजापुर पर थी। क्योंकि तब तक ना अहमदनगर जो था वो मुग़लों के अंडर आ चुका था, और मुग़ल्स जो थे उस टाइम काफ़ी पावरफुल थे। उस टाइम औरंगज़ेब था, तो इस टाइम इसलिए जो ये शिवाजी थे इन्होंने अपना जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर लगाया, बीजापुर के ऊपर लगाया, राइट। सो आप देखोगे कि ये अटक से लेके कटक, अटक जो प्रोविंस है मैंने आपको पिछले ही मैप में दिखाया कि अटक से लेके कटक तक जो थे, ये अटक जो है ये पाकिस्तान में और कटक जो है उड़ीसा में है, राइट। सो ये इनका ड्रीम था कि मराठा जो पावर है वो अटक से लेके कटक तक रूल किए, जो कि करें, जो कि इन्होंने किया भी, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पानीपत, क्योंकि वहाँ पर फिर मुग़ल रूल था ना, वहाँ पर जो सेंट्रल सीट थी उनका रूल था, राइट। हाँ जी, अब हम आगे बात करते हैं। सो हमने डिस्कस कर लिया, मैं इस मैप के ऊपर दोबारा भी आऊँगी। हाँ जी, जो शाहजी थे उन्होंने स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजिंग मराठा पावर एज दे वर नॉट हैविंग वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट्स बिफोर। क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पावरफुल मराठा एम्पायर गोज़ टू हिम एंड हिज सन शिवाजी। ये मैं लाइन जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। देन ही वॉज मिलिट्री लीडर एंड ऑल्सो सर्व्ड। जो ये शाहजी थे ये एक मिलिट्री लीडर थे, और इन्होंने जो अपनी सर्विसेज थी, राइट, ये पहले तो इन्होंने लाइक अहमदनगर में, जो अहमदनगर का सुल्तान था
उनको अपनी सर्विसेज दी, राइट। देन बीजापुर की सल्तनत को इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। देन मुग़ल एम्पायर में भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, जहांगीर और शाहजहाँ के कोर्ट में। लेकिन बाद में आकर इनकी जो थी, इनके साथ जो थी फाइट भी हुई थी, राइट। बाकी ही वॉज द फादर ऑफ शिवाजी महाराज, ये हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। सो आगे हम चलते हैं। अब हम देखेंगे शिवाजी के बारे में, राइट। अब शिवाजी के बारे में देखने से पहले मैं आपको कुछ और जो चीज़ें हैं वो बताना चाहूँगी, राइट। वो चीज़ें जो है ना हमारे लिए जाननी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी हैं, राइट। क्योंकि शिवाजी के बारे में पढ़ने लगे हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या था, राइट। आप इसी मैप पे दोबारा आ जाइए। अब आप देखोगे मैंने क्या बोला था कि शाहजी ने सर्व किया था अहमदनगर को, ठीक है। और अहमदनगर सल्तनत को भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी और बीजापुर को भी अपनी सर्विसेज दी थी। जो अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, ये आप जगह देख रहे हो ना, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, ये और ये जो एरिया है गोलकंडा, राइट। और एक ये जो एरिया बिरार, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, बीदर, गोलकोंडा। अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, बीदर, गोलकोंडा। ये जो 5 एरियाज़ थे, ये 5 एरियाज़ मिलकर किस चीज़ को बना रहे थे, बहमनी किंगडम को, राइट। कौन सा किंगडम, बहमनी किंगडम। सो इन्हीं के ये नॉर्थ में है, राइट। वैसे तो ये साउथ में है, लेकिन जो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो विजयनगर एम्पायर है इनके नीचे, ये विजयनगर के एम्पायर के तो नॉर्थ में थे और जो विजयनगर एम्पायर था ये इनके साउथ में था। लेकिन हम इनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, राइट। हमें तो बात करनी थी शिवाजी के बारे में। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो विजयनगर एम्पायर था ना, ये बहमनी किंगडम के साउथ में था, राइट। सो यहाँ पर एक काफ़ी फेमस किंग हुआ करते थे, कृष्णदेव राय, जिनके बारे में आपने टीवी सीरियल भी देखा होगा, तेनालीराम के बारे में या सुना होगा, ये इन्हीं के कोर्ट में थे। सो जब कृष्णदेव राय ने अटैक किया बहमनी किंगडम को, तो बहमनी किंगडम जो था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और इस चीज़ का जो फ़ायदा था, वो जो वहाँ के रीजनल लॉर्ड्स थे, जो अलग अलग रीजन में जो पावरफुल बंदे थे, लॉर्ड्स जिनको हम बोलेंगे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। बहमनी किंगडम जो था वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यही वो 5 पार्ट्स थे, अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, बीदर, गोलकोंडा, राइट। सो दीज 5 स्टेट्स वर रेमिनेंट्स ऑफ बहमनी किंगडम। तो शाहजी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था अहमदनगर से। जब जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने जब जब बहमनी किंगडम पर अटैक किया तो ये टूट गया। लेकिन बाद में ना इन्होंने अभी वापस से विजयनगर एम्पायर पर अटैक किया, क्योंकि तब तक विजयनगर एम्पायर के रूलर जो थे वो काफ़ी वीक हो चुके थे। लेकिन उस टाइम पे बिरार जो था, बिरार आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो बिरार है इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था जब ये बहमनी किंगडम में के जो 5 पार्ट्स हैं उनमें से अहमदनगर, बीजापुर, ये बीदर और गोलकोंडा, इन चारों ने मिलके विजयनगर एम्पायर जब वीक पड़ा तो इसके ऊपर क्या किया, अटैक किया। दैट टाइम बिरार डिडंट पार्टिसिपेट, क्योंकि बिरार की जो दुश्मनी थी वो गोलकोंडा के साथ चल रही थी। सो बाकी चारों ने अटैक किया विजयनगर को, और विजयनगर जो था, ये अटैक जो था वो रेजिस्ट नहीं कर पाया और क्रश्ड हो गया, राइट, टूट गया, और आई वुड से हार गया। सो शाहजी की शुरुआत हुई थी अहमदनगर से। और जब अहमदनगर में वहाँ के जो राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, जब उसकी डेथ होती है तो उसका जो बेटा था, जो नेक्स्ट रूलर जो था हेरिडिटरी, अगर हम देखें हेरिडिटी के हिसाब से उसको बनना चाहिए था, वो काफ़ी ज़्यादा यंग था। तो वहाँ पर शाहजी आते हैं और उसके बेटे को गद्दी पर तो बिठा देते हैं, लेकिन रूल वो खुद करते हैं, राइट। बट फिर लेटर काफ़ी टाइम बाद मुगल्स अटैक कर देते हैं और कैप्चर कर लेते हैं अहमदनगर को। देन फिर मैंने बताया कि शिवाजी आए और उनका फोकस कहाँ पर था, बीजापुर पर। तो उन्होंने अपना जो मेन फोकस वो बीजापुर पर लेके आए, अपने आप को वहाँ पर सेंटर्ड किया, बिकॉज उस टाइम तक अहमदनगर जो था वो पार्ट बन चुका था मुग़ल टेरिटरीज़ का, राइट। और तब तक मराठाज इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उनको मुग़लों को कन्फ्रंट कर पाए। मराठाज जो थे ना, उनको पता था
कि कब लड़ाई की ज़रूरत है, कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना, राइट। ये मुग़लों में भी ये चीज़ थी। मुग़लों को भी पता था कि सामने जो दुश्मन है कैसा है, उसके सामने सरेंडर करना है, लड़ना है या क्या करना है। इस चीज़ के बारे में जो राजपूत थे उन्होंने कभी नहीं सोचा। दैट्स वाई राजपूत जो थे उन्होंने कभी पूरे इंडिया को डोमिनेट भी नहीं किया। राजपूतों की एक बात बहुत अच्छी थी, बट ये उनकी बात ना, आप वैसे तो अच्छी बोल सकते हो, बट वॉर्स के टाइम पर या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको थोड़ा बहुत ना लाइक डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। उसमें आप जो इतने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर नहीं चल सकते या बिल्कुल सच्चे बनकर नहीं चल सकते। राजपूतों की यही बात आज के टाइम में भी, इवन प्रेजेंट टाइम में भी, इनको माना जाता है फॉर देयर वर्ड्स, कि ये अपनी ज़ुबान के बड़े पक्के होते हैं। अगर इन्होंने एक बार ज़ुबान दे दी तो दे दी। इवन अगर चाहे इनको पता भी हो कि हम ये युद्ध हार जाएंगे या हम मर भी जाएंगे, बट ये कभी भी अपनी ज़ुबान से फिरेंगे नहीं। ये इनका एक अच्छी बात थी। बट वॉर स्ट्रेटजीज़ में और इंटरनेशनल रिलेशंस में या आसपास के नेबरिंग स्टेट्स के साथ अगर आपके रिलेशंस मेंटेन करने हो, सो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। देयर यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उस सर्कमस्टेंसेस में जो चीज़ सही लगे वो करनी चाहिए, जो कि डिप्लोमेटिक बंदा करेगा भी, राइट। सो इसलिए आप देखोगे कि जो राजपूत थे ये ज़्यादा इंडिया में जो थे डोमिनेट नहीं कर पाए, राइट। सो अहमदनगर और बीजापुर सल्तनत जो थी ये बहमनी किंगडम के ही बचे हुए अंश थे और शाहजी ने दोनों को सर्व किया था, राइट। अब हम पढ़ते हैं। अब मुझे पूरा वो है कि मैंने जो भी था यहाँ पर, देखो हर चीज़ मैं लिख नहीं सकती, राइट, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा लिखने को। सो मैं कहानी की फॉर्म में आपको हर चीज़ बता देती हूँ, राइट। सो आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर लेक्चर ना समझ आए, अगर आपको कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, राइट। सो हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे, यस, ये हमने डिस्कस कर लिया शिवाजी के बारे में। शिवाजी थे, उनका जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट जो कि पुणे में था 1627 में। और इनके माता का नाम जीजाबाई था और पिताजी का नाम तो आपको पता चल ही गया है, शाहजी। इनको जो पूना थी ये अपने फादर से ही इनहेरिट हुई थी उस 1637 में, राइट, उनसे ही इनको मिली थी। शिवाजी जो थे ना, उनके बारे में अगर बात करें, इन्होंने पहले रायगढ़ एक जगह थी उसको कॉन्कर किया, देन तोरना को कॉन्कर किया। तोरना जगह थी बीजापुर के अंडर, राइट। सो बीजापुर के रूलर से इन्होंने तोरना को क्या किया, कॉन्कर किया। जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ जी, सॉरी। सो हम क्या बात कर रहे थे, इनको जो पूना था, जागीर थी पूना की, ये अपने फादर से मिली थी। इन्होंने सबसे पहले रायगढ़ को कॉन्कर किया, देन तोरना को किया फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। 1657 में ही अटैक द बीजापुर किंगडम, और इन्होंने काफ़ी सारे हिल फोर्ट्स जो थे उनको कैप्चर किया कोंकण रीजन में भी, राइट। यहाँ पर मैंने साइड में शिवाजी की पिक्चर दे रखी है। जो सुल्तान था बीजापुर का, राइट, उसने एक बंदा था अफजल खान, उसको भेजा अगेंस्ट शिवाजी मराठा रीजन में, बट शिवाजी ने उसको मार दिया था इन 1659, राइट। क्यों भेजा था अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं ना, क्योंकि इन्होंने रूलर ऑफ बीजापुर से कुछ एरियाज जो थे वो कॉन्कर कर लिए थे, सो उस चीज़ का बदला लेने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अंटिल 1657 तक तो शिवाजी जो थे उन्होंने अपने जो मुगल्स के साथ रिलेशंस थे वो काफ़ी पीसफुल रखे, राइट। लेकिन बाद में इनका जो मुगलों के साथ आप कन्फ्रंटेशन हो वो 1657 के बाद देख सकते हो, जब 2 ऑफ द शिवाजीज ऑफिसर रेडेड द मुगल टेरिटरी नियर अहमदनगर। एक्चुअली बात क्या हुई थी, शिवाजी ने ऐसे नहीं कि डायरेक्टली एकदम जाके उनको कन्फ्रंट कर लिया। उससे पहले शिवाजी ने मुगलों को एक ऑफ़र दिया। आपको पता था ना, मैंने आपको बताया था कि जो औरंगज़ेब था, इसने जो था वो डेक्कन का एरिया जो था ये अपने अंडर लेके आना चाहता था,
और इसने डेक्कन में काफ़ी टाइम तक वॉर्स भी जो थी, आई थिंक फॉर 27 ईयर्स वॉर्स लड़ी, राइट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुई, राइट। तो शिवाजी ने ना ऑफ़र किया था मुग़लों की कि वो चाहे तो दक्षिण में जो डेक्कन का रीजन है उसे जीतने में मुग़लों की हेल्प कर सकते हैं, राइट। बट जो मुग़ल्स थे उन्होंने ना शिवाजी को फॉर ग्रांटेड लिया और सोचा कि ये जस्ट एक छोटे से इलाके से उठा हुआ किंग है, राइट, ये हमारी क्या मदद करेगा, राइट, ये इतने पावरफुल नहीं है कि मुग़लों की हेल्प करें। मुग़ल सेंट्रल अथॉरिटी में थे, ये एक रीजनल किंगडम के किंग थे। सो हमारा ये शिवाजी ने बात कही क्यों थी, उनको ऑफ़र क्यों की थी हेल्प, क्योंकि देखो शिवाजी जो थे ना वो चाहते थे कि उनको एक लेजिटिमेसी मिले, राइट। उसके बदले में वो लेजिटिमेसी चाहते थे। तो मुग़लों ने जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, सो जब मुग़लों ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, देन शिवाजी फिर रेडी हो गए उनके साथ कन्फ्रंट करने के लिए। देन फिर जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ना कि उन्होंने मुग़लों की जो टेरिटरी थी अहमदनगर में, उसको क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। शिवाजी जो थे वो लगातार मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते रहते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब थे, राइट, वो बड़ी ही ध्यान से जो राइज़ ऑफ मराठा पावर था इंडिया में देख रहे थे। सो औरंगज़ेब जो थे उसको इस चीज़ का बुरा लगा कि ये जो मराठा पावर है ये तो राइज़ कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि ये लाइक सेंट्रल सीट पे जो किंग बैठा है उसको रिमूव करने के लिए वॉर्स लड़ें या लाइक हमें हटाने की कोशिश करें। सो औरंगज़ेब ने क्या किया, उसने जो एक डेक्कन एरिया का गवर्नर था शाइस्ता खान, उसको शिवाजी के अगेंस्ट भेज दिया। जब वो गया तो उसने शिवाजी के साथ फ़ाइट की, जिसमें शिवाजी हार गए मुग़लों के हाथ से, और उनका जो एरिया था पूना, जो उनकी जागीर थी, जो उनको अपने पिताजी से मिली थी, वो उन्होंने खो दी। शिवाजी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बाद में जो ये शाइस्ता खान है, इसको लगता है कि ऐसे फिर जो शिवाजी हैं वापस तो आएंगे, चुपचाप तो ये बैठेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो नेगोशिएट करते हैं ये शिवाजी के साथ। सो ये एक्चुअली इसकी पूरी इसने प्लॉटिंग बनाई थी। इसने कोई जो थी वो नेगोशिएशंस नहीं करनी थी। इसका जो मेन एम था वो ये था कि लड़ाई कौन करेगा, इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा, सोल्जर्स मरेंगे। तो क्या करते हैं कि इनको बातों में लगा कर ना बुलाते हैं और फिर इनको जो है वो धोखे से क्या है मार देंगे। सो जब शिवाजी उसको मिलने के लिए गए तो ये जो है अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर अटैक करने की कोशिश करता है। बट उससे पहले शिवाजी ने काफ़ी बहादुरी से अटैक किया और वंस अगेन जो शाइस्ता खान था उसको उसके मिलिट्री कैंप में जाकर अटैक किया। उसको जो दो बेटे थे उसको मार दिया और शाइस्ता खान अपनी जान बचाते बचाते वहाँ से भागने लगा। तो उस टाइम शिवाजी ने उसके ऊपर भी हमला किया और उसकी उंगलियां भी काट दी थी, राइट। सो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो कि शाइस्ता खान सरप्राइज्ड हो गया शिवाजी को देखकर कि ये अभी कहाँ इन पे मैं अटैक करने वाला था, इन्होंने तो मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया, राइट। देन उसके बाद क्या हुआ, अब देखो 1664 में शिवाजी ने फिर अटैक किया सूरत को। अब अब उनको पता लगा कि औरंगज़ेब ने जो है वो डेक्कन के गवर्नर शाइस्ता खान को मेरे खिलाफ भेजा। तो फिर शिवाजी जो थे वो चुप नहीं बैठे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा इन्होंने क्या किया, दोबारा इन्होंने सोचा कि मुग़लों के साथ जो है कन्फ्रंट करते हैं, राइट। सो इन्होंने जो मुग़ल की एक टेरिटरी थी, जो पोर्ट्स थे बेसिकली, जो पोर्ट थे मुग़लों के, उनके ऊपर अटैक किया और उनको लूट लिया, प्लंडर कर लिया। अब औरंगज़ेब उसने सोचा कि अब सेकंड अटैम्प्ट करना पड़ेगा। उसने राजा जय सिंह वन जो अम्बेर के राजा थे उनको भेजा शिवाजी के साथ नेगोशिएट करने के लिए विद जय सिंह एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब देखिए क्या होता है। सो औरंगजेब एज अ सेकंड अटैम्प्ट सेंड राजा जय सिंह वन ऑफ अम्बेर एंड शिवाजी नेगोशिएटेड विद जय सिंह एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जब औरंगज़ेब ने राजा जय सिंह वन को भेजा अम्बेर के, तो शिवाजी जो थे वो पहले तो उनको थोड़ा मन नहीं था मिलने का। बट शिवाजी जो थे ना वो मुग़लों पर विश्वास नहीं करते थे। राजपूत लोग थे, मैंने आपको बताया कि ये अपनी जुबान के पक्के होते थे। इन्होंने बोल रखा था शिवाजी को कि हम बात ही करेंगे
ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा कि वॉर वगैरह जो शाइस्ता खान ने किया। शिवाजी जो थे उन्होंने उनके ऊपर विश्वास भी कर लिया, राइट। सो जो इनके बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी उसमें मराठा जो पावर थी उस वो क्या चाहती थी, अपनी लेजिटिमेसी चाहती थी। उनको अपनी लेजिटिमेसी मिल गई, राइट, कि सेंट्रल मुगल पावर ने ये मान लिया कि वो मराठों को अब लेजिटिमेट रूलर मानेंगे, कि साउथ साइड के जो इलाके में है मराठास जो हैं वो एक लेजिटिमेट रूलर हैं, और उनको एक रिकग्निशन मिल गई जो उनको चाहिए थी। लेकिन इसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना। शिवाजी जो थे उन्होंने टोटल अपने जब एम्पायर का एक्सपैंड करना शुरू किया था उसमें 35 फोर्ट्स जो थे वो जीत चुके थे, जिसमें से 23 फोर्ट्स उनको गिव अप करने पड़े, छोड़ने पड़े, राइट, इस ट्रीटी में मुगलों को देने पड़े, राइट। सो अब आपको इतना पता लग गया कि क्या चीज़ हुई क्या नहीं, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, अब सब कुछ ठीक हो गया लेकिन कुछ ठीक नहीं था, ठीक होकर भी ठीक नहीं था। जो औरंगज़ेब था उसने इनवाइट किया शिवाजी को अपने दरबार में। पहले तो जो शिवाजी थे वो काफ़ी सस्पिशियस थे कि मैं जाऊँ या, क्योंकि वो देखो मुगलों को पसंद नहीं करते थे, राइट। शिवाजी जो थे उनको ट्रस्ट नहीं करते थे बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है ना मुगल रूलर्स वर नोन फॉर देयर बिट्रेयल, कि वो धोखा ही देंगे हमेशा। जैसे कि शाइस्ता खान ने आपने देखा है कि कैसे उसने पहले प्लॉटिंग की। तो जब शिवाजी वहाँ पर गए, अब फिर देखो कि औरंगज़ेब ने क्या किया। लेकिन शिवाजी जब वहाँ गए ना तो उनको अमर सिंह सेकंड, जो कि जय सिंह वन, जो जय सिंह थे मेवाड़ के, राइट, उनके जो बेटे थे अमर सिंह सेकंड, उन्होंने अश्योर किया कि आप आइए, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, आप जो है मुगल कोर्ट में एक बार आकर देखिए, राइट। ये आप पिक्चर देख सकते हो, जय सिंह एंड शिवाजी जो हैं ये मिल रहे हैं, फिर इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो थी वो साइन की। सो ये दिन था 12 मई 1666, राइट। औरंगज़ेब ने क्या किया, जब शिवाजी वहाँ गए तो औरंगज़ेब ने जानबूझकर ना उनको 5,000 मनसबदार जो थे उनके पीछे खड़ा कर दिया। अब ये जो थी ये कोई छोटी बात नहीं थी। शिवाजी जो थे अब कोई छोटी मोटी पावर नहीं थे, काफ़ी डोमिनेंट पावर थे। उन्होंने एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पर जाकर मुगलों के साथ ट्रीटी की थी, राइट। सो आप उनको मनसबदार की श्रेणी में कैसे खड़ा कर रहे हैं, राइट। इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने ऑब्जेक्शन जो थी वो रेस की, राइट। और उन्होंने बोला कि आप मुझे मनसबदार की श्रेणी में क्यों खड़ा कर रहे हैं, मैं मनसबदार थोड़ी ना हूँ। सो औरंगजेब जो थे ये बात सुनकर जब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया वो गुस्से से कोर्ट के बाहर आ गए। औरंगज़ेब को लगा कि ये तो मेरी इंसल्ट होगी, तो उन्होंने शिवाजी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। शिवाजी जो थे उनको अरेस्ट किया गया और उनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया, अंडर द वॉच ऑफ फौलाद खान। फौलाद खान जो था वो कोतवाल था आगरा का, उसकी वॉच में इनको रखा गया। इनको देखो वहाँ पर ना मतलब लाइक किसी कोठरी में नहीं डाला गया, किसी जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि पुराने टाइम में ना बहुत सारे जो किंग वगैरह हुआ करते थे उनको ये होता था कि कल को देखो पॉलिटिकल इक्वेशन में कोई भी चेंज आ सकता है, राइट। कल को ऐसा भी हो सकता है कि जो राजा आज हमारा दुश्मन है ये कल को दोस्त भी बन जाए। तो अगर अभी से इनको हार्श ट्रीटमेंट दी, टॉर्चर किया, तो आने वाले टाइम में इनके साथ दुश्मनी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो ये हाउस अरेस्ट में रख लेते थे, मतलब लाइक अपने किसी पैलेस के अंदर वगैरह रख लेते थे, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, राइट। सो इनको इसलिए हाउस अरेस्ट किया गया, ताकि कई बार उनको ये भी होता था कि कई बार उस अगर कोई किंग का सक्सेसर आ गया अपनी सेना लेके बदला नहीं लेने के लिए, कि आपने तो हमारे पिताजी को जो था वो कोठरी में रखा था या कैप्चर किया था, प्रिजनर बना के रखा था, सो दैट्स वाई दे यूज़ टू अरेस्ट दैम। बट उनको जो थे सभी फैसिलिटीज़ मिला करती थी हाउस अरेस्ट के अंडर भी, बस इतना था कि उनको बाहर नहीं जाने दिया जाया करता था, राइट। सो शिवाजी को अरेस्ट किया गया देन, लेकिन शिवाजी किसी तरह स्केप करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके पीछे भी कहानी है, शिवाजी ने एक्चुअली औरंगज़ेब के को ये बात भिजवाई कि मेरा जो है वो बर्थडे है, सो मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह या कुछ दान वगैरह करना चाहता हूँ गरीब लोगों को। सो इसके लिए औरंगज़ेब ने उनको अलाउ कर दिया। सो आपको पता है ना कि उस टाइम में काफ़ी बड़ी बड़ी जो थी फ्रूट्स की टोकरियाँ वो हुआ करती थी, राइट।
और आपने ये भी देखा होगा, इवन जोधा अकबर जो पिक्चर है उसमें भी देखा होगा कि जब खाना भी बनता था तो कितने बड़े बड़े वेसल्स होते थे, राइट, जिसमें 10-20 बंदे भी आ जाएंगे, इतने बड़े वेसल्स होते थे। तो उस टाइम ना टोकरियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो ये शिवाजी जो थे ना, वो किसी एक टोकरी में बैठ के वहाँ इन्होंने ना जो मुग़ल कोर्ट में वो सोल्जर्स थे उनको ब्राइब किया, उनको रिश्वत दी और शिवाजी वहाँ से स्केप कर गए। 1674 में शिवाजी ने टाइटल लिया छत्रपति का, और इनका राज्याभिषेक किया गया रायगढ़ में, महाराष्ट्र में जो जगह है। इन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बना लिया। 1680 में आप देखोगे कि शिवाजी की जो है वो मौत हो जाती है जब इन्होंने एक्सपीडिशन किया साउथ में, राइट। सो हमने देखा कि शिवाजी जो थे उनके बारे में हमें पढ़ा कि क्या क्या था। सो शिवाजी की डेथ के बाद आप देखोगे संभा और राजा राम जो हैं वो कन्फ्रंट करते हैं। शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी एंड राजा राम। ये देखिए मैंने सक्सेशन आफ्टर शिवाजी में यहाँ पर बता रखा है, जस्ट अ मोमेंट। लेट मी जस्ट चूज द कलर। हाँ जी, तो आप देख सकते हो सक्सेशन आफ्टर शिवाजी। शिवाजी के बाद इनके दो बेटे आए, राजा राम, संभाजी, राइट। संभाजी के बेटे थे साहू जी और राजा राम के बेटे थे शिवाजी सेकंड, जो कि अपने ग्रैंडफादर के नेम पर ही इनका नेम रखा गया था। सो शिवाजी के आने के बाद हम देखेंगे कि संभाजी और राजा राम इन दोनों के बीच में कन्फ्रंट होता है, राइट, कन्फ्रंटेशन होते हैं। और इस कन्फ्रंटेशन में जो है वो संभाजी जो हैं वो क्या करते हैं, राजा राम को हरा देते हैं और संभाजी जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद संभाजी का कन्फ्रंटेशन होता है मुग़लों के साथ। शिवाजी का भी हुआ था तो ऑब्वियस है इनका भी कन्फ्रंटेशन तो रहेगा ही मुग़लों के साथ, जिसमें इनको हरा दिया जाता है, संभाजी को हरा दिया जाता है मुग़लों के द्वारा, और इनको कैप्चर कर लिया जाता है। और इनको कैप्चर कर कर इनके साथ जो इनकी वाइफ थी, राइट, संभाजी के जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, तो संभाजी के साथ इनकी जो वाइफ थी और इनके जो बेटे थे, इन तीनों को दिल्ली ले जाया जाता है। वहाँ पर जो संभाजी थे इनको टॉर्चर कर कर बाद में मार दिया जाता है। सो अब कौन बचा? अब बचा इनकी वाइफ और इनके बेटे। अब देखिए, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताने लगी हूँ, ये स्पेशली न्यू कमर्स के लिए है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनको पता नहीं होगा कि आगे की क्या स्टोरी है। मैंने ना पीछे अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस वीडियोस में एक चीज़ जो थी वो बताई थी, राइट। अब उसी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि उसके बाद क्या होता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, राइट। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि पुराना जो था हमने डिस्कशन किया था वो क्या था। तो न्यू कॉमर्स को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप मेरी प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा नहीं सब कुछ ना मैस्ड अप हो जाएगा। देखो, अब जो शाहू जी हैं वो कब आए? 1707 1749 में, राइट। इन्होंने मतलब तब तक रूल किया। तो संभाजी की मौत के बाद इनके जो वाइफ थी शाहू जी और सन, शाहू जी जो थे वो इनके बेटे थे, और जो संभाजी की वाइफ थी ये अब दोनों मुग़लों के कब्ज़े में थे, राइट। अब ये तो मुग़लों के कब्ज़े में थे, तो फिर वहाँ पर मराठास में इनकी जगह कौन आ गया? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मराठास में ना अब इनके जाने के बाद, संभाजी के हार जाने के बाद उनके भाई राजा राम जो थे वो गद्दी पर बैठ जाते हैं और राजा राम रूल करते हैं फॉर 11 ईयर्स। और उनकी डेथ के बाद जो राजा राम थे उनके बेटे शिवाजी सेकंड आते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या होता है, देखिए जो ये थे संभाजी की, मतलब लाइक जब इनकी डेथ हुई तब उसके बाद क्या हुआ था कि जो लेटर मुग़ल रूलर्स थे, राइट, हम देखेंगे कि वो स्टार्ट होने आ गए, वो स्टार्ट हो गए थे, राइट, लाइक उनका आना जो था वो स्टार्ट हो गया था। लाइक 89 में इनकी डेथ हुई, तब तक लाइक आप देखोगे कि 1707 में तो औरंगज़ेब है, राइट, औरंगज़ेब आया, मतलब लाइक उसकी डेथ हुई औरंगज़ेब की 1707 में क्या हुई, डेथ हुई।
तो जब उनकी 1707 में डेथ हुई, उसके बाद लेटर मुगल्स आने शुरू हो गए थे, राइट। तो लेटर मुगल्स में आप देखोगे, मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि लेटर मुगल्स में ना सैयद ब्रदर्स के बारे में आप देखोगे कि सैयद ब्रदर्स आ गए हैं। जो सैयद ब्रदर थे इन्होंने ना हेल्प की थी बहादुर शाह जो था उसको गद्दी दिलाने में, राइट। देन उन्होंने फ़ारुखसियर जो था उसकी भी हेल्प की थी। जो फ़ारुखसियर था उसने सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी, और इसके जब उनको पता लगा सैयद ब्रदर को कि फ़ारुखसियर ने कॉन्स्पिरेसी की है उनके अगेंस्ट, तो ये सैयद ब्रदर्स जो थे उन्होंने अलाइंस बना लिया मराठों के साथ। और उस टाइम मराठों में जो थे वो बालाजी विश्वनाथ जो थे उनके साथ एक्चुअल में इन्होंने अलाइंस बनाया था, राइट। रिटर्न में जो बालाजी विश्वनाथ थे इनको कुछ टेरिटरीज जो थी वो दी गई थी कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उस जगह से जो है वसूल कर सकें। और इन्होंने रिटर्न में कहा था कि हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी आपको ज़रूरत हो। तो जो विश्वनाथ जी थे, बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने लाइक सैयद ब्रदर्स के साथ बात की थी ना, तो सैयद ब्रदर्स को इन्होंने कहा कि आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि आपको जो शाहू जी की मदर है, जिनको मैंने आपको बताया था ना कि संभाजी को जब कैप्चर किया तो शाहू जी और उनकी जो मॉम थी उनको भी कैप्चर कर लिया गया था। तो उन्होंने बोला कि जो साहू जी हैं उनकी मदर को भी आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो जब साहू जी को भी रिलीज़ किया, साहू जी को तो देखो 1707 में रिलीज़ कर दिया था, लेकिन तब उनकी मॉम को रिलीज़ नहीं किया गया था। सो क्योंकि मुगल्स वो चाहते थे कि हम अगर इनको मॉम को भी रिलीज़ कर देंगे ना, सो मराठास हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो कोई ना कोई इनका जो वीक पॉइंट है वो तो अपने पास रखना चाहिए। तो इन्होंने उनको नहीं छोड़ा था, साहू जी की मॉम को। लेकिन बाद में सैयद ब्रदर्स जो थे इस बात पर एग्री कर गए। सो लेटर बाद में क्या हुआ, जब फ़ारुखसियर कॉन्स्पिरेसी करने लगा अगेंस्ट सैयद ब्रदर, ये क्यों कर रहा था ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो उस टाइम पे ये जो सैयद ब्रदर थे इन्होंने इनवाइट किया बालाजी को कि आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि आप जब हमें ज़रूरत होगी हेल्प की कि आप आएंगे। तो बालाजी ने अपना प्रॉमिस रखा भी, ये आए। इन्होंने जो है कैप्चर किया फ़ारुखसियर को, उसको फिर बाद में टॉर्चर किया गया और बाद में मार दिया गया। सो अब जो बालाजी हैं वो सीट पर आ जाते हैं कब, 1730 में, राइट। और फिर ये पेशवा बनकर रहते हैं टिल 1719 तक, राइट। सो उसके बाद अब देखोगे आप कि यहाँ पर अब जो शाहू जी हैं वो पावर में आ जाएंगे, राइट। 1707 से लेके 1749 तक रूल करेंगे। लेकिन जो ये बालाजी थे ये कब आई सीट पर, 1713 में। तो 1713 से पहले मतलब कि ये क्या नहीं थे, देखो ये बालाजी जो विश्वनाथ जी थे ये इससे पहले 1707 से लेके अगर आप देखोगे 1713 तक ये एज अ सेनापति काम कर रहे थे, राइट। आफ्टर सेनापति जो है ये क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। क्योंकि देखो इनका क्या था सीन एक्चुअल में, जब शाहू जी गद्दी पर आते हैं ना, शाहू जी जो थे वो तो रूलर बने, राइट। लाइक आप ऐसा सोच लीजिए कि जो पेशवा होता है ना वो हेड होता है सभी मराठा चीफ का, जो मतलब किंग होता है वो प्रेसिडेंट होगा और पेशवा जो होगा वो पीएम का काम करेगा। तो ये जो किंग थे, जो कि आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, वो शाहू जी थे। और जो पेशवा थे ये एज अ पीएम जो थे वो एक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता लग गई। उसके बाद हम देखेंगे कि जब शाहू जी गद्दी पर आए, अब देखो जो ये शाहू जी थे ये भी ऐसी ऐसी गद्दी पर नहीं आ गए, राइट। इनके इन्होंने भी जो था काफ़ी संघर्ष किया था गद्दी पर आने के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी ना, लाइक डेथ हुई थी, तो उसका जो बेटा था मोहम्मद आज़म शाह, इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था किंग, राइट। उसके औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, राइट। उन 3 बेटों में से जो मोहम्मद शाह था उसने अपने आप को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया किंग। तो लेकिन इसने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए रूल किया, लेकिन उन 3 मंथ्स में भी कोई एक अच्छा मतलब अच्छा भी नहीं, लाइक ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करके गया था। एंड में तो ना ये तो 3 महीनों के लिए आया। औरंगज़ेब के बाद एक्चुअल जो जीत है वो प्रिंस मुअज़्ज़म की हुई। औरंगज़ेब के 3 बेटे थे ना, उसमें एक मोहम्मद आज़म शाह था, एक प्रिंस मुअज़्ज़म था, एक और बेटा था, उनके बारे में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना सुनिए
कि जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो मोहम्मद आज़म शाह जो था ये गद्दी पर बैठ गया। ये 3 महीनों के लिए आया, लेकिन एंड में जो विक्ट्री है वो प्रिंस मुअज़्ज़म की हुई। ये प्रिंस मुअज़्ज़म और कोई नहीं, ये बहादुर शाह था। बहादुर शाह का इसने टाइटल जो था वो अज्यूम कर लिया था। लेकिन जो मोहम्मद आज़म शाह था वो 3 महीनों में क्या काम करके गया था, उसने भी इम्पोर्टेंट काम किया था। ये भी मैं देखो वैसे ही सारा कुछ जो था वो डिस्कस कर चुकी हूँ। आप इसके लिए आप जो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं उसको रिपीट करूँगी देखो फिर चीज़ें ना बार बार रिपीट होंगी और वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो लगा रखी है, सो आप उसको पीछे जाकर देख सकते हैं। सो अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, राइट। अब आप देखोगे कि शाहू जी आ गए गद्दी पर, राइट। अब शाहू जी हैं किंग, ठीक है, टाइटलर मोनार्क हैं। अब जो ये बालाजी बाजीराव हैं ये क्या है, ये एक मिलिट्री कमांडर थे पहले, लेकिन शाहू जी जब गद्दी पर आए तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। सो वहाँ से पेशवा एरा की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, राइट। पेशवा एरा स्टार्ट होता है। सो अब इसके बाद ना हम पेशवा एरा के बारे में पढ़ेंगे, बट जो लेक्चर है देखो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है, 45 मिनट्स का। इवन आई ऑल्सो नीड सम ब्रेक, क्योंकि अब लगातार जो है मैं बोल रही हूँ। सो ये जो आगे का हमारा टॉपिक है पेशवा एरा के बारे में, इसमें हमने 3 जनों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे बाजीराव के बारे में, देन हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में, देन हम बालाजी बाजीराव एंड में, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव एंड बालाजी बाजीराव, उनके बारे में देखेंगे। देन हमारा पेशवा एरा जो है वो एंड हो जाएगा। मीन्स हमारा जो मराठा का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में वो करवा दिया ना तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। उसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैं पहले ही बता रही हूँ मैंने अपनी हिस्ट्री जो है काफ़ी सीक्वेंस में रखी है। सो आई वुड सजेस्ट कि कुछ बातें जो आपको इस लेक्चर में मैच्ड अप लगी होंगी कि कहाँ से क्या आ गया, राइट। न्यू कमर्स जो हैं स्पेशल, देखो जो पुराने उनको तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको सभी स्टोरी पता है। जो न्यू कमर्स हैं वो पिछली वीडियोज़ सीक्वेंस से देखिए, आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको अब जो मैंने इस लेक्चर में बताया वो सारा समझ में आ जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ओके। आई होप आप इस चीज़ को जो है वो रिवाइज करोगे, राइट। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।